हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, जहां केंद्र सरकार संघ सूची पर और राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है। लेकिन कई स्थानीय समस्याएं होती है जो ना तो केंद्र की प्राथमिकता बन पाती है और ना ही राज्यों की, बल्कि जिनका हल स्थानीय स्तर पर ही संभव है। जैसे पानी की समस्या, नालियों की सफाई, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। इन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय लोगों के पास में हो, और इसी सोच के तहत भारत में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को अपनाया गया है। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन जो व्यवस्था है वह दो प्रकार की होती है। ग्रामीण स्तर पर, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, और एक होती है शहरी स्तर पर, जिसको नगर पालिका प्रणाली कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे ताकि आपके सारे फैक्ट कवर हो जाएं और आपको बिल्कुल भी बोरियत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। देखिए दोस्तों, दो टर्म होते हैं, एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी जो शक्ति है, सारी जो पावर है, वो केंद्र के पास रहे, ठीक है, एक ही सेंटर के पास में रहे। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी शक्तियां, सारी पावर जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दी जाए। तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। दोस्तों, पंचायती राज जो व्यवस्था है वह राज्य सूची का विषय है, तो आपको अच्छे से याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, मतलब पंचायती राज का विकास कैसे हुआ। इसको हम इतिहास से लेकर देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके और एक कहानी बन जाए। देखिए दोस्तों, यदि हम वैदिक काल की बात करें तो उस समय दो संस्थाएं थी, सभा और समितियां, जो कि ग्राम प्रशासन को संभालती थी। इसके बाद मौर्य काल या फिर गुप्त काल की बात करें तो ग्रामिक नामक अधिकारी होते थे, जो कि ग्राम प्रशासन को देखते थे, दंड देते थे और कर वसूला करते थे। इसके बाद यदि हम मध्यकाल की बात करें तो मुगल काल में हमें जमींदार और आमीन नामक अधिकारी देखने को मिलते हैं, जो कि ग्राम प्रशासन की व्यवस्था देखते थे, ठीक है। यदि हम ब्रिटिश काल की बात करें तो लॉर्ड रिपन एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 1982 में पहली बार स्थानीय स्वशासन की औपचारिक रूप से बात कही थी। इसी वजह से इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, यदि स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो महात्मा गांधी जो है पंचायतों के भारी समर्थक थे, लेकिन उनके विरोध में खड़े थे भीमराव अंबेडकर, जो कि पंचायतों का घोर विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि यदि पंचायतों को शामिल किया जाता है तो उसमें समर्थ और धनी वर्ग शामिल होंगे और हमारा निरंतर शोषण होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के विचार एक दूसरे से भिन्न थे और टकरा रहे थे। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसी दौरान महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। देखिए, अब संविधान सभा में महात्मा गांधी तो थे नहीं, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो है वो विरोध में थे पंचायतों के। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? महात्मा गांधी के विचारों से काफी लोग प्रभावित थे, ठीक है, उनके योगदान को भी नहीं भुला सकते थे। इधर भीमराव अंबेडकर खड़े थे, जिनका कहना था कि पंचायतों को शामिल मत करो, हमारा शोषण होगा। तो संविधान सभा ने दोस्तों बीच का रास्ता निकाला, पंचायतों को अनुच्छेद 40 में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, जहां पर यह लिखा हुआ है कि यदि सरकार को उचित लगेगा और परिस्थितियों के हिसाब से जरूरत होगी तो पंचायतों की स्थापना करेगी, और जरूरत नहीं होगी तो सरकार पंचायतों की स्थापना नहीं करेगी। मतलब इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 के तहत शामिल किया। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका मानना था कि यदि गांव का विकास होगा तो ही देश का विकास हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए दो प्रोग्राम चलाए। 2 अक्टूबर 1952 को उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया और 2 अक्टूबर 1953 को उन्होंने राष्ट्रीय प्रसार सेवा का आरंभ किया। लेकिन ये दोनों कार्यक्रम जो है वो असफल रहे। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया और समिति से कहा गया कि जो हमारे प्रोग्राम थे वो असफल क्यों रहे, आप कारण बताइए और सुझाव दीजिए। तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने इसका कारण बताया जन भागीदारी का अभाव। उन्होंने कहा कि सर, आपके जो प्रोग्राम थे ना वो जन भागीदारी की कमी की वजह से असफल हुए। और बलवंत राय मेहता समिति ने कहा
कि आप विकेंद्रीकरण को अपनाइए, मतलब जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दीजिए। इसी वजह से बलवंत राय मेहता जो है उनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। और पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति ने कुछ सिफारिशें की। देखिए, पहला तो उन्होंने कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत है ना, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव जो है परोक्ष रूप से कराया जाना चाहिए। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो जिला अधिकारी होगा, ठीक है। इसी के साथ बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि सरकार का काम सिर्फ मार्गदर्शन करना और उच्च स्तर की योजनाएं बनाने तक ही सीमित रहना चाहिए। अब दोस्तों क्या होता है, 1958 में सरकार ने जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली, अच्छे से याद रखिएगा, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में इसको शुरू किया। देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है उस समय बाध्यकारी नहीं थी राज्यों के लिए। केवल केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि आप स्थानीय स्वशासन अपनाइए, तो बाध्यकारी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और 1964 के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न होने की वजह से बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की और इस समिति से कहा कि अब आप स्थानीय स्वशासन के लिए सिफारिश कीजिए। तो दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। उसने कहा कि ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत का गठन होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद या फिर जिला पंचायत का गठन होना चाहिए। इसी के साथ साथ इस समिति ने पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना का सुझाव दिया, न्याय पंचायत के गठन का सुझाव दिया और ST/SC के आरक्षण का भी सुझाव दिया। इसी के साथ साथ अशोक मेहता समिति ने पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि के भीतर हो ही जाना चाहिए, ऐसा सुझाव भी दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि राज्य सरकार के जो मंत्री परिषद है उसमें एक पंचायती राज मंत्री का होना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमेशा ही परीक्षाओं में समितियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस तरह से प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश अशोक मेहता समिति ने नहीं की थी। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी सिफारिशें अशोक मेहता समिति ने की थी, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जो अशोक मेहता समिति है उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। अब क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि देखिए, उस दौरान जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जनता पार्टी सरकार ने ही अशोक मेहता समिति का गठन किया था, है ना। तो जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस पार्टी जो है वापस सत्ता में आती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। तो इस वजह से अशोक मेहता समिति जो है उसने सिफारिशें की थी वो लागू नहीं हो सकी। इसके बाद आगे चलकर दंतेवाला समिति का गठन होता है 1978 में, लेकिन इसने कुछ ऐसी स्पेसिफिक सिफारिशें नहीं की जो कि हमारे एग्जाम के लिहाज से जरूरी है। इसके बाद GV के राव समिति का गठन होता है 1985 में और इसका गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया, ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए। इस GV के राव समिति ने कुछ सिफारिशें की। पहला, ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का इसने सुझाव दिया। किसने दिया? GV के राव समिति ने। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब देखिए दोस्तों, जो जीवी के राव समिति थी, इसने प्रशासनिक सुधारों की बात कही पंचायतों में, लेकिन पंचायत क्या है, एक बड़ा मुद्दा था। इसी वजह से एक और समिति का गठन करते हैं राजीव गांधी, जिसका नाम आता है एल एम सिंघवी समिति, जिसको हम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति भी कहते हैं। इसका गठन होता है 1986 में। इस समिति ने कुछ सुझाव दिए, वो कौन कौन से हैं और बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, यहाँ से हमेशा ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इस समिति ने कहा कि देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन होना चाहिए, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। इसी के साथ साथ राजनीतिक दलों की सहभागिता को इसने हतोत्साहित किया। इस समिति ने कहा कि राजनीतिक दल जो है पंचायतों में शामिल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग के गठन का सुझाव दिया। पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह सबसे पहली समिति थी जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। देखिए, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, वैदिक काल से, और यहाँ पर पहुँच गए हैं हम। यहाँ पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात होने लगी है। अब देखिए, जो एल एम सिंघवी समिति थी ना, उसने एक रोड मैप तैयार कर दिया, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक और समिति का गठन किया, जिसका नाम था पी के थुंगन समिति, जो कि 89 में गठित हुई थी। लक्ष्मी सिंघवी जो समिति थी, उसकी सिफारिशों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए इसका गठन हुआ था। इसने पंचायतों को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया, ठीक है। इसी के साथ साथ इसने कुछ और भी कहा, जैसे पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार भी दिए जाने चाहिए और इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है 1989 में, जो लोकसभा से तो पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता। इसके बाद दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, जो कि एक विधेयक लाती है, 73वां संविधान संशोधन विधेयक, जो संसद में पेश किया जाता है और 22 दिसंबर 1992 को यह लोकसभा से पारित हो जाता है। उसके एक दिन बाद 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित होता है और 20 अप्रैल 1993 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक था, वह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है और 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में यह लागू हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये जो डेट है ना दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि 73वां संविधान संशोधन लोकसभा से कब पारित हुआ, राष्ट्रपति के कब हस्ताक्षर हुए। तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, विधेयक के रूप में लाए थे, है ना, और 20 अप्रैल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, तो यह क्या बन गया अब, अधिनियम। और यह सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी हो गया। राज्यों से कहा कि आप 1 साल के अंदर अंदर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाइए। सभी राज्यों से ऐसा कहा गया। और कौन कौन से प्रावधान किए गए, चलो उनको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत 243 ए से लेकर ओ तक नए उपबंध किए गए। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर, आप बता रहे हो कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। आप लूसेंट में भी ऐसा ही पढ़ते होंगे और किसी किताब में भी ऐसा ही पढ़ते होंगे। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर, पहले जो है संविधान में भाग 9 नहीं था क्या, डायरेक्ट 8 के बाद में 10 आ गया था क्या? ऐसा नहीं है, पहले भाग 9 था, आर्टिकल 243 था, जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, पंचायतों के बारे में उपबंध किए गए थे कि पंचायतों का गठन किया जा सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक शीर्षक नहीं था। 73वें संविधान संशोधन से एक पंचायत नामक शीर्षक बनाया गया और आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक
उपबंध किए गए। इसी वजह से हम ऐसा कहते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब 73वें संविधान संशोधन से और क्या क्या शामिल किया गया उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए। इसी के साथ साथ पंचायत के हर स्तर पर 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान भी किया गया। साथ ही साथ पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया और पंचायत यदि भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा, ऐसा प्रावधान भी किया गया। इसी के साथ एसटी/एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया कि जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर एससी/एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ओबीसी और अल्पसंख्यकों के आरक्षण को राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया। देखिए, एसटी/एससी और महिलाओं को तो आरक्षण दिया ही जाएगा, ये तो अनिवार्य कर दिया, ठीक है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण होगा और एसटी/एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। लेकिन यदि ओबीसी को आरक्षण देना है, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना है, तो ये राज्य विधानसभा के विवेक पर छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। तो ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं देना है, अल्पसंख्यकों को देना है या नहीं देना है, वो जो है राज्य विधानमंडल के विवेक पर सौंप दिया। अब आपको एक बात अच्छे से याद रखना है जो कि नोट में दी गई है। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य है जो अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण देता है। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, अच्छे से याद रखिएगा। इसी के साथ साथ बिहार जो है पहला राज्य था जहां महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। तो देखिए, यहाँ से 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था जहां अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया और बिहार पहला राज्य था जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसी के साथ 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया कि हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पंचायती राज की संरचना की। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसको बनाया जा सकता है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इस वीडियो में हर एक पॉइंट को कवर किया है ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे यदि परीक्षा में प्रश्न आए तो। अब बात करें संरचना की, तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज की जो संरचना है उसको 3 स्तर पर बांटा गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या फिर जनपद पंचायत होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद या फिर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। इन सबको हम एक एक करके डिटेल से देखने वाले हैं, लेकिन एक नोट है जो कि बहुत जरूरी है। राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी तो वहां पंचायतों के 3 स्तर काम करेंगे। कौन कौन से? ये तीनों स्तर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये तीनों स्तर होंगे यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी तो, जबकि इससे कम होने पर पंचायतों के 2 स्तर होंगे। कौन कौन से? ग्राम और जिला स्तर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 20 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। तो आपको इतना अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक स्तर को हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत की। दोस्तों, ग्राम पंचायत जो है एक या एक से अधिक गांवों से मिलकर बनती है। इसमें जो मेंबर होते हैं वो 5 से 31 तक हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रधान, मतलब इसमें प्रधान भी शामिल होता है। इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधान होता है। कहीं कहीं जगह इसको सरपंच भी कहा जाता है, जो कि सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, जो ग्राम पंचायत होती है ना, वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जो है दोस्तों, पंचायतों की सबसे आधारभूत संस्था होती है। इसका उल्लेख आर्टिकल 243A में किया गया है। दोस्तों, ग्राम सभा जो है वो कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं होती, मतलब निर्वाचित निकाय नहीं होता। ये गांवों का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत वे सभी लोग शामिल होते हैं जो 18 वर्ष से अधिक हो और मतदाता सूची में शामिल हो। मतलब जिस भी व्यक्ति की 18 साल से अधिक उम्र होगी और वह मतदाता सूची में शामिल होगा, वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। और ग्राम सभा क्या होती है? गांवों का एक समूह होता है। अब बात करते हैं पंचायत समिति की। दोस्तों, जो पंचायत समिति है ना, वो ब्लॉक या फिर तहसील स्तर पर होती है और एक ब्लॉक में 20 से 60 गांव शामिल होते हैं। जो पंचायत समिति होती है, कहीं कहीं इसको जनपद पंचायत भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि थे ना, वो इसमें शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ
इस इलाके के विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब देखिए, चुनाव की बात करें तो जो पंचायत समिति होती है, यहाँ पर चुनाव प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है, क्योंकि जो पंचायत विषय है वो राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल तय करेगा कि जो पंचायत समिति के चुनाव होने हैं वो प्रत्यक्ष होने हैं या फिर अप्रत्यक्ष। कहीं कहीं प्रत्यक्ष होता है और कहीं कहीं अप्रत्यक्ष। तो पंचायत समिति में एक सरकारी अधिकारी होता है, बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब बात करते हैं दोस्तों जिला स्तर की। तो दोस्तों यह जो है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे उच्च स्तर है। यह ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। जिले के विकास के लिए यह योजनाएं बनाता है और उनको लागू करवाता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो देखिए दोस्तों, जिले के सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। जिले के सांसद और विधायक भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जिला पंचायत का जो नेतृत्व है वह एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो कि सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और एक सरकारी अधिकारी इसमें शामिल होता है जिसको हम सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत को डिटेल से डिस्कस किया है। जितने भी जरूरी फैक्ट थे हमने उनको कवर किया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट भी बनता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत होती है आर्टिकल 243 से, जहाँ पर पंचायतों की परिभाषा दी गई है। इसके बाद 243 ए में ग्राम सभा के गठन की बात कही गई है। अब ग्राम सभा क्या होती है इसको हम डिटेल से देख चुके हैं। इसके बाद 243 बी में पंचायतों का गठन होगा, इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। और सी में पंचायतों की संरचना कैसे होगी, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ऐसा बताया गया है। इसके बाद आता है 243 डी, जहां पर पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। एसटी एससी को कैसे आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को कैसे आरक्षण दिया जाएगा, ओबीसी को आरक्षण देना है नहीं देना है वो राज्य की विधानमंडल तय करेगी। तो ऐसा प्रावधान किया गया है 243 डी में। ई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पंचायतों के कार्यकाल की बात कही गई है कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल समाप्त होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होगा। इसके बाद 243 एफ की बात करें तो यहाँ पर सदस्यों की योग्यता की बात कही गई है कि कम से कम 21 साल का व्यक्ति होना चाहिए, तभी वह चुनाव में लड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जो सारे आर्टिकल है ना 243 ए से लेकर ओ तक, उनको ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। यदि आपको ये आर्टिकल याद करने में दिक्कत आती है कि 243 डी में क्या है, जी में क्या है, एफ में क्या है और कंफ्यूजन होता है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे 243 ए में क्या है, ग्राम सभा है ना, और ए से क्या होता है, असेंबली। असेंबली मतलब क्या होता है, सभा, तो ए से क्या हो गया, ग्राम सभा। इसके बाद डी में क्या है, आरक्षण, तो डी से क्या होता है, डिमांड, और डिमांड किसकी करते हैं, आरक्षण की। तो 243 डी में क्या है, आरक्षण। तो इसी तरह से पूरे आर्टिकल याद करवाए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। अब बात करें 243 जी की, तो इसमें पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 29 विषय जो सौंपे गए हैं उनका प्रयोग कैसे होगा, आपके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होगी, उन सब के बारे में 243 जी में बताया गया है। इसके बाद आता है 243 एच। यहाँ पर पंचायतों को टैक्स लगाने और करारोपण की शक्ति दी गई है। मतलब यदि कोई मेला होगा तो आप टैक्स लगा सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है 243 एच में। आई की बात करें तो राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है कि पंचायतों के लिए राज्य विधानमंडल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करेगी। उसका कार्यकाल क्या होगा, कितने सदस्य होंगे, इसका प्रावधान 243 आई में किया गया है। जे की बात करें तो यहाँ पर पंचायतों के लेखा परीक्षण की बात कही गई है। ठीक है, जनरल ऑडिटिंग की बात कही गई है। यदि हम के की बात करें दोस्तों तो इसमें पंचायतों के निर्वाचन के प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग होगा, इसमें कितने सदस्य होंगे, कैसे निर्वाचन होगा, इसके प्रावधान किए गए हैं 243 के में। यदि एल की बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने संबंधी प्रावधान है, जबकि एम में कुछ राज्यों में लागू न होने संबंधी प्रावधान है। यदि एन की बात करें 243 एन की, तो यहाँ पर बताया गया है विधियों और पंचायतों का निरंतर बने रहना।
मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है वो निरंतर बनी रहेगी, किसी भी कंडीशन में इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। यदि हम 243 ओ की बात करें दोस्तों, तो इसमें बताया गया है कि पंचायतों से संबंधित जो मामले होंगे, चुनाव से संबंधित जो मामले होंगे, उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसको हमने कैसे याद किया था? ओ से क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्शन नहीं, और ऑब्जेक्शन कौन नहीं लगाएगा? न्यायपालिका। तो इस तरह से 243 ओ में क्या है कि न्यायपालिका ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी। तो इस तरह से हमने पूरे आर्टिकल याद किए हैं, आप अच्छे से उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा पंचायती राज जो है पूरा सिस्टम खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।